वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निखिल क्लासेस। मैं निखिल आज लेकर आया हूँ बायोलॉजी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। जी हाँ, ये वीडियो आज सेकंड पार्ट है। मैंने फर्स्ट पार्ट में सीखा था कि नर्वस सिस्टम क्या होता है, हमने सीखा था साइटॉन डेंड्रॉन न्यूट्रॉन क्या होता है। अगर आप लोगों ने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देखिएगा। चलिए हम एक बार फटाफट पिछला भी रिविज़न कर लेते हैं। क्या होता है नर्वस सिस्टम, देखिए ये हमने बात किया था कि नर्वस सिस्टम जो होता है एक ऐसा तंत्र जो सोचने समझने, याद रखने तथा पूरे शरीर को नियंत्रण करने का काम करता है। यह धागानुमा संरचना होती है जिसे तंत्रिका कोशिका कहते हैं। तंत्रिका कोशिका शरीर की पूरे शरीर का सबसे छोटा अंग होता है। जैसे हमने कहा था कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है, ऐसे ही ये नर्वस सिस्टम की सबसे छोटी इकाई तंत्रिका कोशिका होता है। तंत्रिका कोशिका से मिलकर न्यूरॉन का निर्माण, न्यूरॉन जो है शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। इसका विभाजन नहीं होता है, मैंने बताया था, क्योंकि इसके अंदर सेंट्रोजोम नहीं होता है। इन्हें कार्यात्मक समन्वय इकाई कहते हैं क्योंकि हमारे सभी प्रकार की गतिविधियों के लिए जिम्मेदार होता है। फिर इसके तीन पार्ट देख रहे हैं, साइटॉन डेंड्रॉन न्यूट्रॉन एक्सॉन। फिर हमने देखा था कि साइटॉन जो होता है इनमें निसेल्स कण पाए जाते हैं। हमने देखा था डेंड्रॉन जो होता है ये लगातार विभाजित होकर कोई छोटा तंतु बना लेता है जिसे हम डेंड्रॉन कहते हैं। फिर हमने देखा एक्सॉन जो होता है इन्हें सिनेप्टिक नोड्स कहते हैं। एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के साथ जोड़ने का काम सिनेप्टिक नोड्स की तरह होता है। इनमें गुच्छक भी पाया जाता है। फिर हमने देखा था तंत्रिका संचारी क्या होता है, ये हमारी सूचनाओं का हस्तांतरण करता है। और फिर हमने चर्चा किया था कि तंत्रिका तंत्र के तीन प्रकार होते हैं, एक ध्रुवीय यानी कि यूनिपोलर, बाइपोलर, मल्टीपोलर। यूनिपोलर के बारे में चर्चा की थी कि ये दो डेंड्रॉन्स होते हैं इनमें। बाइपोलर हमने देखा था कि इनमें डेंड्रॉन तथा दूसरी तरफ एक्सॉन। फिर हमने इन्हें मल्टीपोलर, इनमें बहुत सारे पाए जाते हैं। फिर इसको कार्यों के आधार पर बांटा गया। ये होते हैं सेंसरी, इंटर न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन, तीन प्रकार के होते हैं जिसमें हमने तीनों के बारे में अच्छे से चर्चा किया था। फिर हमने पढ़ा था तंत्रिका तंत्र के तीन भाग होते हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, जिसके अंदर ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड शामिल है। परिधीय में आपका शरीर और सारी नर्व्स हैं। स्वायत्त में आपके ब्रेन से पतली झिल्ली जो आती हैं उनके बारे में चर्चा हुई है। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके वहाँ पर देख लीजिए। आपको ये सेकेंड पार्ट भी बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। देखिए हमने बात किया था पिछले वीडियो में कि तंत्रिका तंत्र के तीन भागों में होता है। एक होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, एक होता है परिधीय तंत्रिका तंत्र और एक होता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय में आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड शामिल है। परिधीय तंत्रिका तंत्र में शरीर की जितनी भी नर्व्स हैं वो शामिल हैं। और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र में ब्रेन से जितनी भी पतली झिल्ली आती हैं उनके बारे में चर्चा हुई है। तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बारे में, यानी कि ब्रेन और ये मेरुरज्जु के बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड। तो देखिए केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो होता है ये संपूर्ण शरीर और स्वायत्त तंत्र पर नियंत्रण करता है। संपूर्ण शरीर और स्वायत्त तंत्र पर नियंत्रण करता है। जैसे कि आपका ब्रेन क्या काम करता है, हमारे जितने भी शरीर के पार्ट हैं, जैसे हम बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, खाना खा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो जितनी भी क्रियाएं शरीर के अंदर होती हैं ये हमारा ब्रेन नियंत्रित करता है उसको। ठीक है, मेरुरज्जु का इसमें भी अहम योगदान होता है। ये सूचनाओं को ट्रांसफ़र करने का काम करता है ब्रेन। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का यही काम होता है। क्या काम है कि जितनी भी शरीर की क्रियाकलाप हैं उनको नियंत्रित करता है, सूचनाओं का हस्तांतरण करता है, हस्तांतरण करके उन्हें नियंत्रण भी करता है। यह दो अंगों का बना होता है, यह दो अंगों का बना होता है। एक होता है आपका मस्तिष्क, एक आपका मस्तिष्क हो गया और दूसरा हो गया मेरुरज्जु। मस्तिष्क आप लोग जानते हैं, यानी कि जिन्हें ब्रेन बोलते हैं, आप सभी लोग परिचित होंगे उनसे। आज हम ब्रेन के बारे और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में अच्छे से चर्चा करते हैं। लेट्स गो। देखिए ब्रेन जो होता है इसमें 100 बिलियन न्यूरॉन होते हैं। जी हाँ, 100 बिलियन, आप कल्पना भी नहीं कर सकते, करीब 100 बिलियन के आसपास न्यूरॉन होते हैं और जिनमें से केवल 15 बिलियन ही न्यूरॉन सक्रिय होते हैं। 100 बिलियन में से केवल 15 बिलियन ही न्यूरॉन सक्रिय होते हैं और यह न्यूरॉन प्रारंभिक अवस्था से लेकर 5 साल के बीच में ही सक्रिय होता है। जब कोई छोटा बच्चा होता है तो उसके अंदर इन्हीं 5 साल के अंदर जितना न्यूरॉन सक्रिय हो सकता है सक्रिय होता है और उससे ज़्यादा नहीं होगा। और आप लोग को आइंस्टीन, आप लोगों ने देखा होगा आइंस्टीन का न्यूरॉन, अगर आइंस्टीन की बात करें तो उनका भी 100 बिलियन न्यूरॉन सक्रिय नहीं था, उनका भी कहीं 15 से 20 बिलियन न्यूरॉन सक्रिय हुआ और बाकी जो न्यूरॉन बच जाते हैं वो बेकार हो जाते हैं।
तो आप सोच लीजिए अगर 100 बिलियन न्यूरॉन हो गया तो व्यक्ति भगवान बन जाएगा, वो भगवान से भी बड़ा हो जाएगा। जब यहाँ न्यूटन और आइंस्टीन जैसे बहुत तेजस्वी लोगों का दिमाग 15 से 20 बिलियन ही था, और एक सामान्य व्यक्ति की अगर बात करें तो उसका न्यूरॉन जो होता है 10 से 15 के बीच में होता है। तो और ये जो होता है प्रारंभिक अवस्था में ही स्टार्ट होता है, उसके बाद जितनी भी न्यूरॉन हमारे बच जाते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, दुनिया का सबसे कठिन संरचना इन्हें कहा जाता है। आप जो ये स्क्रीन पे देख रहे हैं ये आपका ब्रेन का चित्र है। दुनिया का सबसे कठिन संरचना होती है ये, सबसे कठिन। और इसका अगर वजन की बात करें तो ये 1300 से लेकर 1400 ग्राम तक यानी कि 1.5 किलो के आसपास इसका वजन होता है। केंद्रीय तंत्र, आप लोग को पता होगा कि आइंस्टीन का जो दिमाग था, आइंस्टीन का, उनको आज भी सुरक्षित रखा गया है। उनका दिमाग आज भी सुरक्षित है। जी हाँ, उनके दिमाग पर आज भी रिसर्च चल रहा है कि वो इतने तेज़ कैसे थे, और उनकी दिमाग को कई म्यूजियम में रखा गया है। ठीक है, तो हमने केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ाई कर ली। अब आगे देखते हैं मस्तिष्क के बारे में अच्छे से जानते हैं। देखिए, मस्तिष्क की अगर बात करें तो यह ऊतकों की केंद्रीय क्रोड, मस्तिष्क स्तंभ यानी कि ब्रेन स्टेम। देखिए, ऊतकों के अगर बात करें तो यह ऊतकों के केंद्रीय क्रोड, ऊतक आप जानते हैं ना, कोशिकाओं के समूह को हम ऊतक कहते हैं। ठीक है, यह ऊतकों के केंद्रीय क्रोड, मस्तिष्क स्तंभ यानी कि जिन्हें हम ब्रेन स्टेम कहते हैं, अनुमस्तिष्क यानी कि सेरिबेलम, और प्रामस्तिष्क यानी कि सेरिब्रम से बना होता है। आप लोग ने देखा होगा, सुना होगा कि मस्तिष्क के 3 पार्ट होते हैं। एक होता है अनुमस्तिष्क, प्रामस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क जिन्हें बोलते हैं, सेरिबेलम, सेरिब्रम, ये सब। तो इन्हीं सब चीज़ों से मिलके बना होता है। फिर इन सब का अलग अलग काम होता है। देखिए, मस्तिष्क स्तंभ का वह भाग जो मेरुरज्जु के समीप है, मस्तिष्क मेरु स्तंभ का वह भाग जो मेरुरज्जु के समीप होता है, उन्हें मेड्यूला ऑब्लिगेंटा कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? मेड्यूला ऑब्लिगेंटा कहलाता है। ठीक है, कौन? जो मस्तिष्क स्तंभ का जो भाग मेरुरज्जु के पास होता है, मेरुरज्जु के जो नज़दीक होता है, उनको हम मेडुला ऑब्लिगेंटा के नाम से जानते हैं। फिर मस्तिष्क जो होता है एक हड्डी के खोल यानी कि सेरुनम में, ये जो होता है सेरुनम में बंद होता है, और मस्तिष्क के किनारे झिल्ली पाई जाती है जिन्हें हम कहते हैं मेनिंजस। क्या कहते हैं? मेनिंजस कहते हैं। इससे आपका एक प्रश्न उठ सकता है कि मस्तिष्क के किनारे कौन सी झिल्ली पाई जाती है? तो मस्तिष्क के किनारे मेनिंजस नामक झिल्ली पाई जाती है। ठीक है, और मस्तिष्क जो होता है सेरुनम में बंद होता है, एक हड्डी का खोल होता है जिन्हें हम बोलते हैं क्या? सेरुनम। तो इससे आपके बहुत बढ़िया प्रश्न है कि मस्तिष्क किस खोल में बंद होता है? जो एक हड्डी के खोल में बंद होता है जिन्हें हम सेरुनम कहते हैं। और इसमें कौन सा, ये जो झिल्ली होती है इनका क्या नाम होता है? इन्हें मेनिंजस कहते हैं। ठीक है, आप लोग को पता होगा दिमागी बुखार, एक दिमागी बुखार बीमारी होती है, ये क्यों होती है? तो देखिए, मेनिंजस जो है, जो मेनिंजस है आपका, ये मेनिंजस क्या है? मस्तिष्क के किनारे पाई जाने वाली झिल्ली होती है, इन्हें हम मेनिंजस कहते हैं। ये मेनिंजस जब होता है इसमें सूजन आ जाती है। जब इसमें क्या होता है? सूजन आती है तो एक बीमारी होती है, इन्हीं को हम कहते हैं मेनिंजाइटिस या फिर दिमागी बुखार। इसी मेनिंजस में जब हमारे सूजन आ जाते हैं तब हम इनको नाम देते हैं दिमागी बुखार। और ये जो बीमारी होती है कई तरीके से हो सकती है। हो सकता है बैक्टीरिया हो जाए, या फिर हो सकता है कोई अन्य कारण हो शरीर के अंदर। अब आगे देखते हैं, इनके 3 लोब होते हैं। एक को हम बोलते हैं फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब। ठीक है, फ्रंटल लोब क्या होता है? इनमें आपके ऐच्छिक पेशियों पर नियंत्रण किया जाता है। ऐच्छिक पेशियाँ मतलब, ऐच्छिक पेशियाँ हम उसे कहते हैं, इसी देखिए ऐच्छिक पेशियों पर नियंत्रण। ऐच्छिक पेशियाँ यानी कि जो शरीर में अपनी इच्छा से हो। जैसे हम क्या हुआ, हम लिख रहे हैं, हम कोई भी चीज़ लिखते हैं तो वो अपनी इच्छा से होता है। हम बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, तो हम अपनी इच्छा से करते हैं। और अनैच्छिक उन्हें कहते हैं जैसे कि जो कार्य हमारे वश में ना हो, जैसे कि हार्ट का धड़कना, हमारा हार्ट धड़कता है, उसे रोक नहीं सकते, तो ये अनैच्छिक क्रिया होती है। ठीक है, जैसे आपको बता देता हूँ, देखिए ऐच्छिक और अनैच्छिक। तो देखिए ऐच्छिक में जो होता है इस पे हमारी इच्छा पे होती है, हमारी इच्छा पर, इस पर
कोई नियंत्रण नहीं, इस पर कोई नियंत्रण नहीं। जैसे कि आप हो गया हंसना, हम हंसते हैं तो अपने इच्छे से हंसना, बोलना, चलना, दौड़ना, कूदना, ये जितनी भी इच्छा हुई सब ऐच्छिक के हैं। अनैच्छिक उन्हें कहते हैं, जैसे कि पाचन हो गया आपका, आप खाना खा लिए और खाना खा लिया, आप सोचिए कि हम उसे 4 घंटा बाद पचाएं, तो ऐसा संभव है नहीं। अब जैसे आपके शरीर में खाना प्रवेश करेगा उसका डाइजेशन शुरू हो जाएगा, आप चाहे सोएं, आप जो काम करेंगे, लेकिन चाहे जितनी भी बिजी क्यों ना हो, आपका पाचन तुरंत स्टार्ट हो जाएगा। हार्ट का धड़कना, आपका हार्ट धड़कना, आपकी प्रारंभिक अवस्था से लेकर मृत्यु तक ये धड़कता ही रहता है, आपका इस पर कोई नियंत्रण नहीं होता है। तो ये अनैच्छिक क्रिया होती है। जैसे कि तेज़ रोशनी क्या आती, तेज़ रोशनी के पड़ते ही आँखों का बंद हो जाना, अचानक से आँखों की रोशनी पड़े तो वो अपने आप बंद हो जाएगी, तो ये अनैच्छिक क्रिया है, इस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता है। ठीक है, तो आगे बात करते हैं, ये किसका काम होता है ऐच्छिक पेशियों पर नियंत्रण? फ्रंटल लोब का। ठीक है, फ्रंटल लोब जो होता है ऐच्छिक पेशियों पर क्या करता है? नियंत्रण करता है। फिर आता है पैराइटल लोब। पैराइटल लोब जो होता है स्पर्श यानी कि जो हम छूते हैं, दबाव, दर्द आदि संवेदनाओं को ग्रहण करता है। हमें कोई छूता है, हम उसकी छूने से आहट से जान जाते हैं कि हाँ कौन हो सकता है, तो इस कौन करता है? पैराइटल लोब। ठीक है, दबाव होता है किसी पे, दर्द महसूस करते हैं हम लोग, ये जितनी भी क्रियाएं होती हैं पैराइटल लोब के अंतर्गत आती हैं। जैसे कि आप मान लीजिए किसी को, कोई व्यक्ति है मानसिक रूप से बीमार है, आप उसको कोई मारे पीटे या फिर उसको छू लें तो उसको अंदाज़ा नहीं होगा। आप लोगों ने देखा होगा कहीं पे ऐसा, या फिर टीवी में, मूवी में, तो आप क्या देखते हैं कि अगर आप किसी को छू ले, किसी व्यक्ति को छू लेते हैं तो उसे कोई असर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसका ये पैराइटल लोब काम नहीं करता है। ठीक है, और जो हम, जैसे ये मार्कर है, हमने छुआ तो हम छूते ही जान के हाँ ये मार्कर है, तो ये किसका संदेश देता है? पैराइटल लोब देता है। ठीक है, अब बात करते हैं ऑक्सीपिटल लोब की। ये जो होता है दृश्य संवेदनाओं को ग्रहण करता है। दृश्य संवेदना कैसे? यानी कि जो चीज़ हम देखते हैं, हम बात करते हैं, या फिर कोई चीज़ हम मूवी देखते हैं, सीरियल देखते हैं, तो उन चीज़ों को हमारे मस्तिष्क की ऑक्सीपिटल लेके जाता है। ठीक है, तो 3 लोब होते हैं, फ्रंटल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल। फ्रंटल जो होता है हमारी इच्छा पे काम, हमारे इच्छा वाली जितने भी काम होते हैं उनको नियंत्रित करता है। स्पर्श, दबाव, दर्द को नियंत्रित करता है, दृश्य संवेदनाओं को ग्रहण करता है। आप चाहें तो इसको नोट कर लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। तो आगे अगर बात करें तो ये देखिए, इसके चारों ओर मेनिंजस नामक आवरण पाया जाता है। जैसे अभी हमने यहाँ देखा है, ये देखिए मेनिंजस नामक आवरण, ये ठीक है, मस्तिष्क के किनारे झिल्ली पाई जाती है जिसे हम क्या कहते हैं? मेनिंजस कहते हैं। मस्तिष्क के किनारे एक झिल्ली होती है जिसे हम क्या कहते हैं? मेनिंजस कहते हैं। तो ऐसे ही इसके चारों ओर, ये देखिए, इसके चारों ओर मेनिंजस नामक आवरण पाया जाता है जो 3 स्तरों से बना होता है। कितने स्तर होते हैं इसमें? 3 स्तर। 3 स्तर होते हैं इसमें। इस आवरण को सबसे जो बाहरी परत होती है ड्यूरामीटर, एर्केनाइड और पायामीटर, तीन स्तर होते हैं। पहले वाले को ड्यूरामीटर, दूसरे मध्य में जो होते हैं उन्हें एर्केनाइड, और तीसरे को जो सबसे लास्ट में होता है उन्हें क्या कहते हैं? पायामीटर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये किसके पार्ट हो गए? मेनिंजस के। मेनिंजस क्या होता है कि मस्तिष्क के किनारे पाई जाने वाली एक झिल्ली होती है जिन्हें हम मेनिंजस कहते हैं। इस मेनिंजस के 3 पार्ट होते हैं, ड्यूरामीटर, पायामीटर और एर्केनाइड। ड्यूरामीटर जो होता है सबसे बाहरी परत होता है, मध्य परत को हम एर्केनाइड कहते हैं, और सबसे लास्ट वाले परत को हम क्या कहते हैं? पायामीटर कहते हैं। और ये पायामीटर जो होता है ये मस्तिष्क को फूड सप्लाई करता है, ऑक्सीजन प्रदान करता है। फूड सप्लाई, हमारा मस्तिष्क जो होता है उन्हें भी भोजन की आवश्यकता पड़ती है, तो ये कौन लेके जाता है? पायामीटर लेके जाता है। ठीक है, पायामीटर जो होता है मस्तिष्क का फूड सप्लायर भी होता है। अब पायामीटर कहाँ का हिस्सा है? ये मेनिंजस का पार्ट है। मेनिंजस कहाँ पाया जाता है? मस्तिष्क की एक झिल्ली होती है। ठीक है, आप ऐसे ही सोचा करिए तो, और इससे भी आपको बेहद अच्छा नॉलेज होगा। आप चाहें तो इसको नोट कर लें या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब देखिए, मस्तिष्क को मेरुदंड से मिलाना। जैसे आप यहाँ पीछे अपना पिछला हिस्सा देखेंगे जहाँ से हमारी मेरुरज्जु आई है, जो पीछे की लंबी हिस्सा है जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं मेरुरज्जु,
वहाँ से लेके मस्तिष्क तक जितने जहाँ पे जॉइंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, मेडुला ऑब्लिगेंटा कहते हैं। ठीक है, मेडुला ऑब्लिगेंटा। इतना समझ में आया। अब बात करते हैं हम मस्तिष्क के प्रकार के बारे में, जैसे भी हमने यहाँ पे चर्चा किया था। देखिए एक मिनट, हाँ ये देखिए, यह ऊतकों के केंद्रीय कोण, मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, प्रामस्तिष्क। हमने भी बात किया था ना कि मस्तिष्क के पार्ट होते हैं। अब हम अनुमस्तिष्क के बारे में सबसे पहले चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अनुमस्तिष्क, इन्हें इंग्लिश में हम बोलते हैं प्रोपेंसी फ्लोर। आप इंग्लिश में ज़्यादा याद किए तो ज़्यादा बेहतर होगा। प्रोपेंसी फ्लोर क्या होता है, इसे हम फोर ब्रेन के नाम से जानते हैं, फोर ब्रेन भी कहते हैं। फोर ब्रेन क्यों कहते हैं, क्योंकि मस्तिष्क का सबसे ज़्यादा हिस्सा अग्र मस्तिष्क ही होता है। ठीक है, मस्तिष्क का 2/3 हिस्सा है, आधा से ज़्यादा हिस्सा कौन है, अग्र मस्तिष्क। सबसे ज़्यादा न्यूरॉन भी यहीं पे होते हैं, सबसे ज़्यादा न्यूरॉन होते हैं। यहाँ के 2 भाग होते हैं, एक होता है सेरिब्रम और एक होता है डायनेन्सिफेलॉन। ठीक है, अग्र मस्तिष्क जो होता है मस्तिष्क का एक पार्ट है, इसे फोर ब्रेन के नाम से जाना जाता है। मस्तिष्क का 2/3 हिस्सा है, सबसे ज़्यादा न्यूरॉन यहाँ पे होते हैं और यहाँ के 2 भाग हैं, सेरिब्रम और डायनेन्सिफेलॉन। ठीक है, फिर मेडुला के ठीक ऊपर, देखिए मेडुला के ठीक ऊपर पोन्स और मध्य मस्तिष्क होते हैं। मेडुला के ठीक ऊपर क्या होता है, पोन्स और मध्य मस्तिष्क होता है। मेडुला क्या होता है, ये मेडुला आपका यही है। ठीक है, मस्तिष्क और मेरुदंड को मिलाने वाली जो जोड़ी होती है उन्हीं को मेडुला ऑब्लिगेंटा कहते हैं। और इसी मेडुला के ठीक ऊपर क्या होता है, आपका पोन्स होता है और मध्य मस्तिष्क होता है। ठीक है, मध्य मस्तिष्क के अग्रभाग में धूसर द्रव यानी कि ग्रे मैटर भरा होता है और इसके 2 महत्वपूर्ण भाग होते हैं जिन्हें हम थैलेमस और हाइपोथैलेमस कहते हैं। थैलेमस और हाइपोथैलेमस किसके भाग हैं, ये मध्य मस्तिष्क के पार्ट हैं, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। यहाँ पे आप पढ़ेंगे कि ये भूख संवेदना, हम जो भूख लगती है, प्यास लगती है, इनको नियंत्रित करता है कौन, थैलेमस। इन सब के बारे में हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है, मेडुला ऑब्लिगेंटा द्वारा परिसंचरण और श्वसन क्रिया नियंत्रित करता है। मेडुला ऑब्लिगेंटा क्या करता है, परिसंचरण यानी कि जो हमारे शरीर में रक्त का प्रवाह, रक्त ये सब जो होते हैं, रक्त के जितने भी कार्य होते हैं उनको नियंत्रित करता है। श्वसन क्रिया को नियंत्रित करता है। पोन्स भी क्या काम करता है, श्वसन को नियंत्रण में मदद करता है। पोन्स कहाँ होता है, मेडुला के ठीक ऊपर पाया जाता है। अभी हमने बताया था जैसे कि थैलेमस हाइपोथैलेमस। देखिए हाइपोथैलेमस जो होता है ये भूख, जल संतुलन, शारीरिक तापमान, इन सबको नियंत्रित करता है। हमें भूख लगती है, प्यास लगती है, शरीर का संतुलन बनाना है, शरीर का तापमान है, इन सबको कौन नियंत्रण करता है, हाइपोथैलेमस। ठीक है, अगर पूछे कि मस्तिष्क का कौन सा पार्ट करता है तो मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क में कौन सा होगा, हाइपोथैलेमस। आज के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क के बारे में। फिर हम देखेंगे थैलेमस के क्या कार्य होते हैं, हाइपोथैलेमस के देखेंगे कार्य क्या होते हैं। फिर हम चर्चा करेंगे कि सेरिब्रम और डायनेन्सिफेलॉन के क्या काम होते हैं। चलिए आज हमने जितना पढ़ा उसका एक बार फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। हमने आज देखा कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो होता है संपूर्ण शरीर और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र पर नियंत्रण करता है। यहाँ पर सूचनाओं का नियंत्रण होता है, कहाँ पे, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में। इसके 2 पार्ट हो गए, एक हो गया ब्रेन, एक हो गया मेरुरज्जु। ब्रेन जो होता है इनमें 100 बिलियन न्यूरॉन होते हैं, केवल 15 ही सक्रिय होते हैं। प्रारंभिक अवस्था से लेकर 5 साल के बीच में जितने सक्रिय हो पाएंगे उतने हो जाएंगे। दुनिया का सबसे कठिन संरचना होता है, इसका वजन 1.5 किलो तक हो सकता है। फिर हमने देखा कि मस्तिष्क जो होता है या ऊतकों का केंद्रीय कोण मस्तिष्क स्तंभ यानी कि ब्रेन स्टेम, अनुमस्तिष्क और प्रामस्तिष्क से बना होता है। मस्तिष्क स्तंभ का वह भाग जो मेरुरज्जु के समीप होता है उन्हें मेडुला ऑब्लिगेंटा कहते हैं। मस्तिष्क जो होता है एक हड्डी के खोल सेरिब्रम में बंद होता है, जिन्हें इसके किनारे एक झिल्ली पाई जाती है जिन्हें मेनिंजस कहते हैं। मेनिंजस में जब सूजन आ जाती है तब एक बीमारी हो जाती है मेनिंजाइटिस यानी कि दिमागी बुखार जिसे बोलते हैं। ठीक है, फिर इसमें 3 लोब पाए जाते हैं, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब। फ्रंटल लोब जो होता है ऐच्छिक क्रिया पर नियंत्रण करता है। ऑक्सीपिटल लोब स्पर्श, दबाव, दर्द आदि को ग्रहण करता है और ऑक्सीपिटल जो होता है दृश्य संवेदनाओं को नियंत्रित करता है। फिर हमने देखा कि इसके चारों ओर मेनिंजस नाम का आवरण पाया जाता है, जैसे हमने भी बात किया है। इसके 3 स्तर होते हैं, ड्यूरामेटर, एर्केनाइट, पायामेटर। ड्यूरामेटर सबसे बाहरी परत है, एर्केनाइट मध्य का है, पायामेटर बाहरी है। पायामेटर जो होता है ये फूड सप्लायर होता है किसका,
मस्तिष्क का। मस्तिष्क को लाके ऑक्सीजन देता है कौन? पाया मैटर। पाया मैटर क्या होता है? ये मेनिंजस का एक पार्ट है। मेनिंजस क्या होता है? मस्तिष्क की पाई जाने वाली चारों तरफ एक झिल्ली होती है। फिर हमने देखा मस्तिष्क को मेरुदंड से मिलाना क्या कहलाता है? मेडुला ऑब्लिगेंटा कहते हैं। फिर हमने चर्चा किया अग्र मस्तिष्क के बारे में। हमने चर्चा किया अग्र मस्तिष्क यानी कि पोर्स एंड फ्लोर के बारे में। इसे फोर ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। इसका 2/3 हिस्सा होता है मस्तिष्क का। सबसे ज़्यादा न्यूरॉन यहीं पे होते हैं। यहाँ 2 भाग होते हैं इसके अग्र मस्तिष्क के, सेरिब्रम और डायनेन्सिफेलम। ठीक है, देखिए सेरिब्रम जो होता है और एक होता है सेरिबेलम, तो ये 2 अलग अलग पार्ट हैं, इनको थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये ब्रम होता है और वो बलम होता है, सेरिबेलम। ठीक है। मेडुला के ठीक ऊपर पोन्स और मध्य मस्तिष्क होता है। मध्य मस्तिष्क के अग्रभाग में ग्रे मैटर पाया जाता है। इसके 2 भाग होते हैं, थैलेमस हाइपोथैलेमस, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। सेरिबेलम, डायनेन्सिफेलम, इन सब के बारे में भी आगे चर्चा करेंगे। सेरिब्रम। ठीक है। मेडुला ऑब्लिगेंटा द्वारा परिसंचरण और श्वसन क्रिया नियंत्रित की जाती है, जो हम सांस लेते हैं। पोन्स भी श्वसन नियंत्रण, हाइपोथैलेमस, इन सब में जितनी भी क्रियाएँ होती हैं उनमें मदद करता है। पोन्स भी श्वसन में नियंत्रित करता है। हाइपोथैलेमस जो होता है भूख, जल संतुलन, शारीरिक तापमान को नियंत्रित करता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। आप एक बार फटाफट ये रिवीजन कर लें। अगर आपको ये वीडियो नहीं पसंद आई है तो आप वीडियो का फर्स्ट पार्ट देख के आइए, आपको ये सेकंड पार्ट भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। आप जब तक फर्स्ट पार्ट नहीं देखेंगे वीडियो का सेकंड पार्ट समझ में नहीं आएगा। तो मैं आशा करता हूँ आप फर्स्ट पार्ट ज़रूर देखिएगा, तभी सेकंड पार्ट पे आइएगा। और एक बार इनका फटाफट रिवीजन करके इनका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर नोट्स बना लें। और आपके लिए बेहतर होगा अगर आप नोट्स बनाते रहें, क्योंकि नोट जो है इससे हमें प्रैक्टिस भी बनी रहेगी। हम कोई भी चीज़ लिखेंगे तो वो जल्दी ही याद रहेगी। ठीक है। आई होप आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगा 2 से 3 दिन के अंदर, आपको नेक्स्ट वीडियो भी मिल जाएगा इसी वीडियो का, जिसमें हम चर्चा करेंगे सेरिब्रम और डायनेन्सिफेलम, इन सब के बारे में चर्चा होगी। मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क के बारे में चर्चा होगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें।